हम इंसान बने हैं मैटर से, जो बना है एटम से, जो बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि सारे ग्रह, तारे, गैलेक्सीज सब इसी से बने हैं। पर क्या समस्त ब्रह्मांड इस मैटर से बना है? जवाब है नहीं। जिस नॉर्मल मैटर से हम बने हैं, जिससे ये ग्रह, तारे, गैलेक्सीज बनी है, वह सिर्फ ब्रह्मांड का 15% मास है। तो बाकी 85% ब्रह्मांड किस चीज़ से बना है? यह बना है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से। डार्क मैटर, द मिसिंग मैटर, द इनविजिबल मैटर। एक ऐसा मैटर जिसे ना तो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और ना ही किसी टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। पर ऐसा क्यों? और अगर ये हमें दिखता ही नहीं तो हम इसके अस्तित्व के बारे में इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? इसका जवाब है क्योंकि हमें इसे महसूस कर सकते हैं। साल था 1933। स्विस एस्ट्रोनॉमर एंड फिजिसिस्ट थे फ्रिट्ज ज़ुइकी। वह गैलेक्सीज़ पर रिसर्च कर रहे थे। अपनी रिसर्च के दौरान उन्होंने देखा कि कोमा क्लस्टर में दूर की गैलेक्सीज़ बहुत रफ्तार से रोटेट कर रही हैं। जितना विजिबल मैटर इस क्लस्टर में था, उस हिसाब से इस गैलेक्सीज़ के चक्कर लगाने की गति बहुत धीमी होनी चाहिए थी, पर यहाँ तो रफ्तार बहुत तेज़ थी। हैरानी की बात यह भी थी कि इतनी रफ्तार की वजह से इन्हें एक दूसरे से दूर चले जाना चाहिए था, बिखर जाना चाहिए था। पर ये गैलेक्सीज़ तो अब भी साथ थी, स्टेबल थी, जुड़ी हुई थी। तो वो कौन सी शक्ति थी जो इन्हें बांधे रखी थी? नाम आया डार्क मैटर। तारे अपनी गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर काटते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो तारा केंद्र के जितना करीब होगा वहाँ ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज़्यादा होगा और उसकी रफ्तार दूर के बाकी तारों से कई गुना ज़्यादा होगी। पर रिसर्चर्स ने पाया कि जो तारे केंद्र से बहुत दूर हैं, उनकी रफ्तार भी उतनी ही है जितनी केंद्र के नज़दीक तारों की है, और इसे कहते हैं फ्लैट गैलेक्टिक रोटेशन कर्व। तो या तो फिर न्यूटन्स की लॉ ऑफ ग्रेविटी को मॉडिफाई करने की ज़रूरत थी, या फिर इन गैलेक्सीज़ में कुछ तो है जो इनको एक्स्ट्रा मास प्रोवाइड कर रहा है, इनको जोड़े रख रहा है और इनको इस स्पीड से रोटेट करने में मदद कर रहा है। क्योंकि जितना विजिबल मैटर प्रेजेंट है वह तारों की इतनी स्पीड को सपोर्ट नहीं कर सकता था। इतने स्पीड से चक्कर काटने के लिए और अपनी गैलेक्सीज़ और क्लस्टर से जुड़े रहने के लिए गैलेक्सीज़ को एक्स्ट्रा मास की ज़रूरत थी। तो इतनी रफ्तार को सपोर्ट करने के लिए जो एक्स्ट्रा मास चाहिए था, वह क्या डार्क मैटर इन गैलेक्सीज़ को दे रहा है? फ्लैट गैलेक्टिक रोटेशन कर्व सीधे डार्क मैटर की तरफ इशारा कर रहा था। सवाल पर सवाल खड़े होते जा रहे थे। साइंटिस्ट इस गुत्थी को जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, यह उतनी ही उलझती जा रही थी। पर ब्रह्मांड को समझने के लिए, उसके स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए साइंटिस्ट का डार्क मैटर को समझना बहुत ज़रूरी था। पर डार्क मैटर को समझना साइंटिस्ट के लिए इतना डिफ़िकल्ट क्यों हो रहा था? क्योंकि इसे किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता था। जिस मैटर से हम बने हैं, जिस मैटर से ये विजिबल यूनिवर्स बना है, विजिबल यूनिवर्स से मेरा मतलब है ब्रह्मांड का वो दृश्य जो हम अपनी आँखों या टेक्नोलॉजी की मदद से देख सकते हैं, जो कि ब्रह्मांड के पूरे मास का सिर्फ 15% है। बाकी 85% मास बना है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से। नॉर्मल मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट करता है, जिसकी वजह से इसे टेलीस्कोप द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। पर क्या हो अगर मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट ही ना करे तो? फिर हमें उसे किसी भी टेलीस्कोप की मदद से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। डार्क मैटर ना ही लाइट को अब्जॉर्ब करता है, ना ही रिफ्लेक्ट या एमिट करता है, जिसकी वजह से उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। पर क्या जो दिखता नहीं वो होता भी नहीं? डार्क मैटर भले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरैक्ट ना करे, पर यह ग्रेविटी के साथ इंटरैक्ट करता है, और यही इसके होने का सबसे बड़ा सबूत है। डार्क मैटर लाइट को बेंड करता है और इसे ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक की
हेल्प से डिटेक्ट किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसकी स्पेस टाइम को कर्व कर देता है और जब लाइट इस कर्वेचर से पास करती है तो वह भी बेंड हो जाती है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। यह पता लगाकर कि लाइट कितनी बेंड हो रही है, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास डिस्ट्रीब्यूशन जान सकते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग की मदद से हम गैलेक्सीज़ में कितना मास और कितना डार्क मैटर प्रेजेंट है यह भी जान सकते हैं। डार्क मैटर को सिर्फ एक ही मेथड से मैप किया जा सकता है और वह है इसका ग्रेविटी के साथ इंटरैक्शन। जिस तरह से डार्क मैटर ग्रेविटी के साथ इंटरैक्ट करता है, विजिबल ऑब्जेक्ट्स जैसे गैलेक्सीज़ पर अपना इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इससे इसके होने का सबूत और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल पुल दूर की गैलेक्सी से आ रही लाइट के पाथ को डिस्टॉर्ट करता है, जिससे लेंसिंग इफ़ेक्ट क्रिएट होती है और साइंटिस्ट को डार्क मैटर के होने का सबूत मिलता है। डार्क मैटर के होने का केस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया बुलेट क्लस्टर ने। बुलेट क्लस्टर दो गैलेक्सी के कॉलिजन का रिजल्ट था। जब ये कॉलिजन हुआ तब विजिबल मैटर जो कि बना था हॉट गैसेस से, वो सेपरेट हो गया डार्क मैटर से ड्यू टू वीक इंटरेक्शन ऑफ डार्क मैटर्स। जब हमने एक्सरे टेलीस्कोप जैसे कि नासा का चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी से इस क्लस्टर को ऑब्जर्व किया, तब हमें ब्राइट रीजन्स ऑफ एक्सरे एमिशंस दिखे जो कि इस क्लस्टर में मौजूद हॉट गैसेस थे, नॉर्मल मैटर थे। ये सारा मास क्लस्टर के सेंटर में कंसंट्रेटेड था। पर जब हमने ग्रेविटेशनल लेंसिंग टेक्निक का यूज़ किया क्लस्टर के टोटल मास डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने के लिए, तब इसके नतीजे ने हमें डार्क मैटर के होने का सबूत दिया, क्योंकि इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरे एमिशन की टेक्निक से कैलकुलेट किए गए मास डिस्ट्रीब्यूशन से डिफरेंट था। जो मास हमने ग्रेविटेशनल लेंसिंग से कैलकुलेट किया वो क्लस्टर के सेपरेट रीजन में मौजूद था और यह मास सेंटर ऑफ द क्लस्टर जहां विजिबल मैटर मौजूद था वहां कंसंट्रेटेड नहीं था। अब साइंटिस्ट को इस क्लस्टर में विजिबल मैटर और डार्क मैटर सेपरेट दिख रहे थे और इससे साइंटिस्ट को ये भी पता चला कि क्लस्टर का मोस्ट ऑफ द मास डार्क मैटर है। डार्क मैटर पूरी तरह से क्या है यह किसी को नहीं पता, पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि डार्क मैटर ने पूरे ब्रह्मांड को एक ग्लू से जोड़े रखा है, जिसने हमारी गैलेक्सीज़ के फॉर्मेशन में एक अहम भूमिका निभाई है। विज्ञान की दुनिया में हम बहुत दूर आ गए हैं, पर अभी भी हमें एक बहुत लंबा सफ़र तय करना है।